जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास वह चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर क्या होगा? कनाडा। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल्स का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? आंसर आपका संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्जातीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है, संघ सूची में किए गए संशोधन। संघ सूची में किए गए संशोधन, छठे संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। नेक्स्ट है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया है। इसका विषय है, तो विषय क्या है? केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 के क में जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। नेक्स्ट है, 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के ख जोड़ी गई है। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के ग जोड़ी गई है। इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। रेडियो एवं दूरदर्शन विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत
किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? आंसर आपका कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मार्च 1983 ईस्वी में। संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में दिया गया है। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92A। फर्स्ट में है आयकर कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा कर शुल्क, एस्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर, टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट्स के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। 10 में है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी। समाचार पत्रों के कर विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। लास्ट है सेवाओं पर कर निश्चित। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। राजकर राज सूची प्रविष्टि 45 से 63। राजकर कौन कौन से होते हैं? तो भू राजस्व या लगान राजकर में शामिल है। कृषि आय पर कर राजकर में है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों, औषधियों पर उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, एंट्री टैक्स। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवे
द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटल टैक्सेस, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर, प्रयुक्त विषय में से किसी की के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। सहकारिता आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो मई 1990 ईस्वी में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। आयोग एवं समितियां कमीशंस एंड कमिटीज केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है जो निम्नवत है। आयोग या समिति इधर अध्यक्ष राजमनार समिति 1969, डीपीबी मनार, इसका अध्यक्ष डीपीबी मनार थे। सहकारिता आयोग 1983, इसका अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट शीतलबार समिति 1966, एमसी शीतलबार। नेक्स्ट है पुंछी आयोग 2007, मदन मोहन पुंछी। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में, भाग 11 में जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? राजमनार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम
1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार संसाधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 257 आंसर हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1900 राज्य संबंध भाग 11 से 12 अनुच्छेद 245 से 293 विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों का कानून है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। नेक्स्ट है प्रशासनिक संबंध में है। इसमें अनुच्छेद 256 में संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना, राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 के क में है राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 में भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए
न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। नेक्स्ट है वित्तीय संबंध। इसमें अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकीकृत एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संगृहीत किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 में कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव। अनुच्छेद 274 में राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों के संघ के अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 में संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोकलेखा जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 में है वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 में है विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 में पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहेब प्रस्ताव 1973, सहकारिता आयोग 1983 तथा पूंछी आयोग 2007 का गठन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति एक आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? आंसर क्या होगा? हृदयनाथ कुंजरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल के सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष अवधि तक लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपातकालीन घोषणा। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA
क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र का अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा सितंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तीसरा, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, वार, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशंस अथवा सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, जो 360 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। आंसर क्या होगा? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। आपातकाल के 3 प्रकार हैं। एक, अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 के राज्य आपातकाल। और तीसरा अनुच्छेद 360 के वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। कब कब किया गया है? तो 1962 चीन युद्ध के बाद, फिर 1971 पाकिस्तान युद्ध के बाद और 1975 के बाद।
अनुच्छेद 356 में राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाती है। भारत के शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 बार से अधिक किए जा चुके हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों के कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया जा सका है। मूल संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है जो वित्त आयोग की अध्यक्ष होता है। इसमें सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। फिर सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति शामिल हो सकता है और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर क्या होगा? 4 सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग पहला क्रमांक, गठन, अध्यक्ष का नाम और अनुशंसा वर्ष। पहला हुआ था 1951 में केसी नियोगी, 1951 से 57 के बीच। दूसरा 1956 में के संथानम, 1957 से 62 के बीच। तीसरा 1960 में ए के चंद्रा, 1962 से 66 के बीच। चौथा 1964 में डॉक्टर पीवी राजा मनार, 1966 से 69 के बीच। पांचवा 1968 में महावीर त्यागी, 1969 से 74 के बीच। छठा 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी, 1974 और 79 के बीच। सातवां हुआ था 1977 में जे.एम. सेलेट, 1979 से 84 के बीच। आठवां 1982 में वाई.वी. चौहान, 1984 से 89 के बीच। नौवां 1987 में एन.के.पी. साल्वे, 1989 के से 95 के बीच। 10वां 1992 में केसी पंत, 1995 से 2000 ईस्वी के बीच। 11वां 1998 में प्रोफेसर ए.एन. खुसरो, 2000 ईस्वी से 2005 ईस्वी के बीच। 12वां 2002 में डॉक्टर सी रंगराजन, 2005 से 10 के बीच। 13वां 2007 में डॉक्टर विजय केलकर, 2010 से 15 के बीच। और 14वां 2013 में डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, 2015 से 20 के बीच। और 15वां जो है 2017 में एन.के. सिंह, 2020-21 और 2021 से 26 के बीच होने वाला है।
भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुष्टि से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्तीय आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों की अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य मूल में राज्यों को का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो ये 41% हो जाएगा आंसर। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मापदंडों में कौन से 2 नए मापदंड शामिल किए गए हैं? आंसर क्या होगा? जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एवं कराधान प्रयास, टैक्स इफ्रोड। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य हो जाएगा। पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सचिवालय आवश्यक के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद या परिषद विशिष्ट
कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा अन्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट नीति.gov.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश के अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। कथन किसका है? तो के संथानम का। वरीयता अनुक्रम इसमें राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता। 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में हो जाएगा अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के क में अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 10 में राज्यसभा के उपसभापति यह शामिल होते हैं। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगस्त 2023 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रमुख और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी। विधेयक में 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु खोज समिति की स्थापना भी प्रस्ताव है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324
के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, इधर अनुच्छेद विषय वस्तु 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 अनुच्छेद में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की सद की शक्ति अनुच्छेद 328 में है। राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 के क में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दी गई है। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन सा निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्तियों को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? तो वर्ष 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के किस 3 संसदीय आयोग बनाया गया है? तो वर्ष 1989 से 93। दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1985। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रमुख आयोग इम्पोर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है?
तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? ये आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में। वर्ष 1926 में ली गई आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज विलियम बैथू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 1 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2 में है उच्च न्यायालय का कार्यरत एवं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3 मानव अधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। मार्च 1919 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्ति किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। प्रारंभ में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसमें राष्ट्रपति का रिपोर्ट सौंपी। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद के प्रथम लोकसभा विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आंसर क्या होगा? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? तो राज्यपाल को। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय किस निधि पर आधारित होता है? तो राज्य संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा, ऑफिस लैंग्वेज।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई थी। 8वीं अनुसूची में वृत्त 2023 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तब 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन से हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित है। 22 भाषाएं सम्मिलित है। तो कौन कौन से? फर्स्ट में असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। 22 भाषा सम्मिलित किए गए हैं 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर शिक्षा का उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 350 के क में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया है? तो वर्ष 2003 में। एक 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान के 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो संस्कृति है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? भाषा घोषणा वर्ष, क्रम भाषा घोषणा वर्ष। तो तमिल फर्स्ट है। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा की दर्जा मिली थी। तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और ओडिया 2014 में। ऐसे आप 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को बानवे संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। NCERT सार संग्रह से हम प्रत्येक दिन क्वेश्चन कराते हैं जो BPSC TRE 3 के लिए महत्वपूर्ण साबित है। आप अगर बिहार SSC भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उसके लिए भी यह कारगर साबित होगा। थैंक यू।